फिर हमारे चैनल पर मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज का हमारा यह टॉपिक मॉडर्न यूरोप का ही एक चैप्टर है और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इटली का एकीकरण और आज का जो हमारा चैप्टर है वह है जर्मनी का एकीकरण। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके कोर्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन देखें पूरा जरूर, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का यह वीडियो। तो आज फिर से मैं कहूंगी कि सरलता से और संक्षेप में आपको जर्मनी का एकीकरण मैं बताऊं। और चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। जर्मनी का एकीकरण हमने पिछले क्लास में पढ़ा, इटली का एकीकरण किस तरह छोटे छोटे कई भागों में बटे हुए इटली को एकीकृत किया गया, एक बनाया गया, एक मजबूत देश के रूप में उसका निर्माण किया गया। इसी तरह जर्मनी की स्थिति थी। जर्मनी भी नेपोलियन बोनापार्ट से पहले लगभग 200 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हमने देखा, जब हमने नेपोलियन पढ़ा तब हमने देखा कि किस तरह नेपोलियन ने जर्मनी पर भी अपना प्रभाव जमाया। वहां पर उसने राइन संघ की स्थापना की, मतलब 200 से अधिक जो छोटे छोटे राज्य थे उनको समेट करके 39 राज्यों में बदला, यानी 39 राज्य में बदला उन 200 से अधिक राज्यों को, और यह राइन संघ कहलाया। कहा जा सकता है कि अगर एकीकरण की बात करें जर्मनी की, तो इसकी सोच की नींव नेपोलियन बोनापार्ट ने ही डाली थी। नेपोलियन बोनापार्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि जिन्होंने राष्ट्रीयता की सीख दी थी, जिसने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया था, उसी ने जर्मनी में भी ये पाठ पढ़ाया। ये अलग बात है कि इसके पीछे नेपोलियन बोनापार्ट का अपना स्वार्थ और उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन जाने अनजाने में यह जो काम किया गया, यह जर्मनी के एकीकरण के लिए एक नींव का पत्थर साबित हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरुआत कर दी जर्मनी को एक करने की। अब हम बात करते हैं कि नेपोलियन के पतन के बाद हम देखते हैं 1815 में वियना कांग्रेस हुआ और उस कांग्रेस में नेपोलियन के विचारों को नेस्तनाबूद करके पुनः वही प्रतिक्रियावादी, वही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पूरे यूरोप में लागू की गई। किसके नेतृत्व में? मेटरनिक के नेतृत्व में, जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, जो पक्का प्रतिक्रियावादी था। वह कभी नहीं चाहता था कि लोगों में गणतंत्रात्मक सोच आए, लोकतंत्र, ऐसी कोई बात वह किसी के मन में उपजाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह पक्का राजतंत्र समर्थक था। अब हम देखते हैं, जब बोनापार्ट का पतन हो गया तो जर्मनी में भी वियना कांग्रेस की तरफ से कुछ काम किया गया। वो राइन संघ जो था वह 29 राज्यों का संघ बना रहा और उसके लिए फेडरल डाइट का निर्माण हुआ, संघीय संसद का निर्माण हुआ। उसमें जितने भी राज्य थे उसके सदस्य होते थे उसमें। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इन जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया भी था और ऑस्ट्रिया उसका अध्यक्ष था।
यह बहुत ही बेतुकी बात लगती है कि जहां सभी प्रतिनिधि किसी न किसी जर्मन राज्य से आते थे, वहीं पर ऑस्ट्रिया जो बिल्कुल अलग देश था, उसका भी एक सदस्य वहां था और वही अध्यक्षता करता था। फ्रैंकफर्ट में संसद थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव बहुत अधिक था। ऑस्ट्रिया के प्रभाव के कारण जर्मनी के जितने राज्य थे वह उससे डरते थे, उसका साथ देते थे। लेकिन वियना कांग्रेस में प्रशा को एक मजबूत राज्य बनाया गया था। प्रशा को एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। यह एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बुरी बात यही थी कि उसमें ऑस्ट्रिया भी घुसा हुआ था। अब हम बात करेंगे, इतनी सारी बातें होने के बावजूद अब जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना उभरने लगी थी। बहुत सारे ऐसे तत्व तैयार हो रहे थे जो लोगों को प्रेरित कर रहे थे राष्ट्रीयता के लिए, कि हमारा एक राष्ट्र हो, हमारा एक संविधान हो, हमारे कानून एक हो, हमारे नियम एक हो, हमारे उद्योग धंधे, हमारे वाणिज्य व्यापार सब में एक समरूपता बनी रहे। क्योंकि उसमें जितने भी राज्य थे वो अलग अलग हैं, सबके अलग अलग कानून हैं, सबके अलग अलग झंडे हैं, सबके अलग अलग टैक्स हैं, सबके अलग बैंक है, सबका नियम अलग है। तो इस तरह जो अव्यवस्थित व्यवस्था थी उससे व्यवस्थित करने के लिए कुछ लोग आगे आए और उनमें सबसे अधिक या सबसे महती भूमिका निभाई किसने? यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों ने। उन्होंने ब्रसनेट नाम का संगठन तैयार किया और इस संगठन के द्वारा उसने जागरूकता की एक लौ जलाई। आम जनता के बीच में, छात्रों के बीच में एकता का पाठ पढ़ाया, राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया जाने लगा। तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम देखते हैं कि पहले यह जेना विश्वविद्यालय में ऐसी जो सोच है वो आई और उसके बाद जर्मनी के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसे संगठन तैयार होने लगे जो राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीय एकता की बात का प्रसार करने लगे। और जैसा कि हमने अभी बताया कि ऑस्ट्रिया का यहाँ बहुत अधिक प्रभाव था। ऑस्ट्रिया को यह बात अच्छी नहीं लगी, बहुत सारी बातों को उसने देखा कि यह हमारे विरुद्ध हो रहा है, तो उसने तुरंत कार्लसबाड डिक्रीज, कार्लसबाद की घोषणा की। कार्लसबाद नामक जगह पर एक घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा कि देखो भाई, किसी भी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हो, टीचर, प्रोफेसर हो, वो किसी भी तरह से बर्नेसेट नाम के संगठन से जुड़े ना रहे। अगर वो इस तरह के संगठन से जुड़े रहेंगे, उनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, फिर उसकी दूसरी जगह एडमिशन भी नहीं होगी। इसके लिए तैयार रहे। हर यूनिवर्सिटी में एक सरकारी आदमी रहेगा जो देखेगा कि इस तरह की भावना या इस तरह का कोई प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें ना हो, राष्ट्रीयता की बातें, क्योंकि मेटरनिख गणतंत्रवादी, प्रजातंत्रवादी विचारधारा का घोर शत्रु था। वो नहीं चाहता था कि इस तरह का विचार, किस तरह का ख्याल किसी के मन में भी आए। उसने क्या किया? एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के द्वारा अगर किसी पर संदेह हुआ कि वो व्यक्ति जो है राजतंत्र के खिलाफ जा रहा है, ऑस्ट्रिया के खिलाफ जा रहा है, या गणतंत्र की बात कर रहा है, या प्रजातंत्र की बात कर रहा है, तो उसे सजा दी जाएगी। तो इस तरह से कार्लसबाद डिक्रीज के द्वारा राष्ट्रीयता को दबाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जब किसी चीज को दमन किया जाता है ना, तो वो उतना ही खुल करके उभर जाता है। और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि, इन लोगों ने
अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखनों के माध्यम से लोगों को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1830 की क्रांति फ्रांस की और 1848 की क्रांति, 1789 की क्रांति हम देखते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण थी पूरे विश्व के लिए। पुनः 1830 में भी क्रांति हुई और इस क्रांति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 1848 में भी क्रांति हुई, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा। मेटरनिख कहा करता था कि अगर फ्रांस को सर्दी होगी तो पूरा यूरोप छींकेगा, यानी कि फ्रांस में कुछ भी होता था तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ता था। रशिया पर भी पड़ा, जर्मनी की सभी राज्यों पर भी पड़ा, सब जगह राष्ट्रीयता की बात होने लगी, अपने को एक सूत्र में बांधने की बात होने लगी, राष्ट्रीय एकता की बात होने लगी। तो इस तरह जो है राष्ट्रीयता का विकास धीरे धीरे अनेक कारणों से होता जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक क्रांति। यह एक बहुत बड़ी बात थी, आर्थिक क्रांति। जैसा कि हमने कहा कि अब तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, कृषि क्रांति हो चुकी थी, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य सब कुछ फलने फूलने लगा। लेकिन जो व्यवस्था थी, जो मैंने कहा कि इतने सारे जो 39 राज्य थे, उनमें कुछ भी समान नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह अगर व्यापारी जाते थे तो उन्हें 10 तरह का टैक्स देना पड़ता था। एक ही प्रसा ही 2 भागों में बटा हुआ था, उसमें भी 50 तरह के टैक्स थे। तो इस तरह की जो असमानता थी उसे बदलने के लिए एक संस्था का ये स्थापना की गई जिसका नाम था जोल वेरीन। तो उसके द्वारा अब जो व्यापारी थे उनको व्यापार करने में सुविधा हुई, साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति होने लगी। साथ ही साथ अब ये आपस में मिल करके जब बात करते थे, जब विचार विमर्श करते थे, इनकी जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। जब जोलबरीन नामक संस्था की स्थापना हुई, उस समय बहुत सारे राज्य जो इसके सदस्य नहीं थे। शुरू में सिर्फ 18 राज्य इसके साथ थे, धीरे धीरे सारे राज्य आ गए। 1834 में इसका संगठन हुआ था। और ऑस्ट्रिया को भी यह पता नहीं था कि ये जो संगठन है ये आर्थिक संगठन है, लेकिन ये कभी हमारे लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ये आर्थिक संघ है, चले। लेकिन बाद में ये इसके लिए भारी पड़ गया। अब हम बात करते हैं कि एकीकरण में समस्याएं। तो ये राष्ट्रीयता की भावना सब में आई कि सब एक हो, हमारा एक झंडा हो, हमारा एक संविधान हो, नियम हो, कानून हो। और चूंकि प्रशा को वियना कांग्रेस में सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया था, तो और सारे राज्य तो थे, प्रशा को भी बहुत लोग चाहते थे कि प्रशा के अंदर जो है हमारा संगठन हो। लेकिन इसमें समस्याएं बहुत सारी थी। क्या है? अनेक दल थे, बहुत सारे विचार थे। कोई गणतंत्रात्मक व्यवस्था चाहता था, कोई चाहता था ऑस्ट्रिया के अंदर ही रहें, कोई चाहता था कि प्रशा के अंदर हमारा संगठन हो, उसके अंदर ही हमारा देश बने। इस तरह से विभिन्न तरह के दल और उनमें जो मतभेद था, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी एकीकरण के लिए एकजुट होने में। राजनीतिक दशा हम देख रहे हैं कि किस तरह इतने भागों में बटा हुआ राज्य, और इन राज्यों की हर चीज बिल्कुल अलग, उसमें एक समान एक रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल। ऑस्ट्रिया का प्रभाव हम देख रहे हैं। ऑस्ट्रिया से इतना डर रहता था अन्य राज्यों को कि वो जल्दी चाहते नहीं थे कि उनके खिलाफ हम कोई काम करें। तो इन समस्याओं के साथ एकीकरण का सपना देखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी समय हम देखते हैं, ये सारी बातें तो हो गई, इसी समय हम देखते हैं कि 1848 में यहाँ पर एक क्रांति हो गई।
और इस क्रांति का उद्देश्य था, यहाँ की जनता चाहती थी कि प्रशा के नेतृत्व में, प्रशा का जो राजा है फ्रेडरिक फोर्थ, वह उसके नेतृत्व में हमारा संविधान बने, हम एक हों, और क्रांति में जो जनता है एकजुट होकर के वो एकदम सामने आ गई। मैंने बहुत कड़क विरोध हुआ, लेकिन सामने से भी प्रतिक्रिया बहुत गहरी आई, बहुत लोग मारे गए, लेकिन अंततः प्रशा का शासक जो है वह बोला कि ठीक है, मैं आप लोगों के बातों को शिरोधार्य करता हूँ, मैं आप लोगों की बात मानता हूँ, मैं आप लोगों को अपने संरक्षण में लेकर के चलूंगा, आप लोगों के लिए एक संविधान बनाऊंगा। बात हो गई, सब सारे लोग बहुत खुश हो गए, जो प्रजातंत्रवादी थे, जो उदारवादी थे, वो बहुत खुश हो गए, वो चाहते थे बस इतना ही हो। लेकिन फ्रेडरिक फोर्थ जो था, उसने एन वक्त पर कहा कि नहीं, मैं प्रशा का राजा और आप लोगों का राजा बनना स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि उसे लगा कि मैं इन जनता के द्वारा कहने पर मैं राजा बनूं, ये तो मैं इनकी दया पे राजा बनूं। दूसरी बात यह भी कह सकते हैं कि वह ऑस्ट्रिया से पंगा लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। इस तरह से उदारवादियों को, गणतंत्रवादियों को बहुत जोर से झटका लगा कि भाई प्रशा पर तुम बहुत भरोसा कर रहे थे कि हम प्रशा आपके अंडर ही हम सब राज्य एक होंगे, आप ही हमारा सब कुछ कीजिए, आपके द्वारा ही जो कानून नियम संविधान बनेगा उसको मानेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मामला यहाँ पे बहुत ही निराशाजनक हो गया, और ऑस्ट्रिया ने देखा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो राजा के साथ फ्रैंकफर्ट का जो संसद होता है वहां पे एक संधि भी हुई, ऑलमोस्ट की संधि, जिसमें ऑस्ट्रिया पर बहुत सारा नियम लादा गया कि वियना कांग्रेस में जो चीज आपको कहा गया आप वही चीज करें। तो इस तरह एक बहुत अपमानजनक संधि से फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को गुजरना पड़ा, और हम देखते हैं कि 51 से लेकर के 1851 से लेकर के 57 तक जो स्थिति रही वहां की, वो बहुत ही धुलमुल जैसी रही। लेकिन फिर भी मेटरनी का पतन हो चुका था और नए विचारों का आगमन हो चुका था। ऑस्ट्रिया के प्रति जो है एक अलग विचार भी तैयार हो रहा था, विरोधी विचार। तो एक प्रकार से नए युग का आगमन भी दिख रहा था। इसी समय फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो था, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, वो पागल हो गया। उसके संरक्षण में उसका छोटा भाई कैसर विलियम फर्स्ट उसके संरक्षण में रह के राजकाज संभाला। 1861 में मृत्यु हो जाती है फ्रेडरिक फोर्थ की, और उसके बाद राजा बनता है कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट जिस समय राजा बनता है, उस समय उसकी उम्र 64 साल रहती है, लेकिन वह एक बहुत जुझारू, बहुत ही महत्वाकांक्षी और एकदम से कहने का अर्थ कि इस उम्र में भी वह जवान जैसा काम करता था, और वह सेना में था। सेना के प्रति उसकी बड़ी अभिरुचि थी। सेना कैसी होनी चाहिए उसे पता था। सेना के प्रति जो उसका रुझान था, तो उसने सबसे पहले क्या सोचा जब वो राजा बना कि प्रशा की सैनिक व्यवस्था को दुरुस्त की जाए, और सबसे पहला काम उसने यही किया। संसद में सबसे पहला प्रस्ताव उसने यही रखा कि सैन्य कार्य में जो है उसमें खर्च करना है, सेना में सुधार करना है। जो संसद के सदस्य थे मैक्सिमम गणतंत्रवादी, उदारवादी थे। सबों को लगा कि भाई सेना में सुधार की क्या आवश्यकता, सेना में खर्च की क्या आवश्यकता अभी। लेकिन विलियम कैसर का कहना था कि नहीं, ये सेना जो 1814 की ही बनी हुई है, इसमें बहुत सारी कमी है। अब तक सेना दुगुनी हो जानी चाहिए। इसमें जो भी आवश्यकता है बहुत कम है, उसे पूरा करना चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया, 20 साल के जितने भी युवक थे उनको 3 साल के लिए अनिवार्य सैनिक
सेवा देने के लिए कहा गया। साथ ही साथ 59 रेजिमेंट नया तैयार किया गया। हर तरह से सेना को मजबूत करने के लिए राजा को धन की आवश्यकता थी और धन के लिए संसद से निकलना चाहिए था पैसा। शुरू में तो संसद ने पैसा दिया, लेकिन उसके बाद उसका विरोध कर दिया कि नहीं, सेना के लिए पैसा नहीं देना है। इस तरह हम देखते हैं कि विलियम कैसर और एक तरफ संसद, दोनों के बीच माने उठापटक माने लड़ाई झगड़ा, दोनों में खींचातानी होने लगी और इस तरह बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई। ऐसे में ऐसी स्थिति भी आई जब लगा कि अब तो विलियम कैसर इस्तीफा ही दे देंगे, लेकिन इसी समय बिस्मार्क का आना होता है। बिस्मार्क को आमंत्रित किया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए और बिस्मार्क के आने के बाद जर्मनी के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो हम बात करेंगे बिस्मार्क की। बिस्मार्क एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके बारे में कहा जाता है इटली का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। कहा जाता है कि बिस्मार्क की रक्त और लोहे की जो नीति थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यह इसकी पहचान थी। हमें याद रखना होगा बिस्मार्क की नीति क्या थी, रक्त और लोहे की नीति। रक्त और लोहे की नीति पर विश्वास करता था बिस्मार्क। और पहले मैं बिस्मार्क के बारे में बता दूं, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग में। कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऐसी बात नहीं कि ये शुरू से ही बहुत तेज तर्रार या बहुत खास में योग्यता थी, बहुत सामान्य बच्चे ही थे। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, सरकारी नौकरी भी प्राप्त की, लेकिन अपने व्यवहार, अपने जो इनका जो कह सकते हैं कि अस्थिर कर्तव्य के चलते ये अपने अधिकारियों से भी उलझते रहते थे और इसके कारण इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने अपनी जमींदारी संभाली और उसके बाद भी उनका एक क्षेत्र छूटा हुआ था। वो राजनीति से भी उसमें इंटरेस्ट रखते थे। वो हम क्या देखते हैं कि 1847 में वो पहली बार सांसद बनते हैं, संसद के सदस्य चुने जाते हैं। और संसद के सदस्य चुने जाने के बाद वो राजतंत्र के बहुत भयंकर समर्थक, स्वेच्छाचारिता, निरंकुशवादी राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्हें जब संसद और राजा के बीच जो ये खींचातानी चल रही थी, ये पूरी तरह से राजा के साथ थे। वो संसद को कुछ नहीं समझते थे और भयंकर प्रतिक्रियावादी थे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। चूंकि इन्होंने राजा के समर्थन में अपना विचार प्रकट किया बहुत बार, इनको जो है इससे प्रभावित होकर फ्रैंकफर्ट संसद में जो है इनको सांसद बन करके ये 1851 से लेके 1849 तक रहे। और फ्रैंकफर्ट संसद में इन्होंने इतने लोगों से मिला, विचार विमर्श इन्होंने किया। इस तरह से इन्होंने वहां कूटनीतिज्ञता सीखी। उन्होंने देखा कि किस तरह ऑस्ट्रिया से जितने भी प्रतिनिधि हैं राज्यों के, वो किस तरह डरते हैं। और यहाँ पे उन्हें महसूस हुआ कि ये ऑस्ट्रिया जो है हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हम इस ऑस्ट्रिया से निपटेंगे तभी हम अपनी महत्वाकांक्षा को हम लोग पूरा कर सकते हैं। जर्मनी का एकीकरण या जर्मनी का जो सुधार है वह तभी हो सकता है जब हम ऑस्ट्रिया को किनारे करेंगे। तो इस तरह से
फ्रैंकफर्ट संसद में इतने दिन बिता करके उन्होंने काफी अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ रहते थे, जिसके कारण जो राजा थे वह भी इनसे, भाई तो ऑस्ट्रिया से सीधे पंगा लेता है, इसे राजदूत बना के भेज दो, और उसे रूस भेज दिया। रूस गए बिस्मार्क। रूस में उन्होंने जार से बहुत अच्छी मित्रता कर ली। रास उसके जार जो है उनके व्यवहार से बहुत खुश हो गए। अब कुछ दिन के बाद उनको फ्रांस भेज दिया गया राजदूत बना करके। वहां भी उन्होंने नेपोलियन तृतीय के साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित कर लिया। अब इसी समय रशिया में राजनीतिक खींचातानी चल रही थी संसद और राजा के बीच। ऐसे समय में बहुत ही विकट समय था राजा के लिए। राजा ने बिस्मार्क को बुलाया और उसे प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया, और इसके साथ ही जर्मनी के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जैसा कि हमने अभी बताया कि बिस्मार्क जो है यह राजा का परम समर्थक था, प्रजातंत्र का घोर विरोधी था, ऑस्ट्रिया का घोर विरोधी था। इसके तहत उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, यहां तक कि ऑस्ट्रिया के विरोध में उसने क्या किया कि जोल्डरिन का सदस्य भी ऑस्ट्रिया को नहीं बनने दिया। ये सारी बातें राजा को, इतना तो बहुत हिम्मत वाला काम करता, ऑस्ट्रिया को भी कैसे मना कर सकता है। तो इस तरह से बिस्मार्क की पॉलिसी बिल्कुल हटके थी, जिसमें उसने ऑस्ट्रिया को बिल्कुल अलग थलग करना चाहा, और उसके बाद इसे मुद्दा मिलते गया और उस मुद्दे को उसने बहुत बढ़िया से भंजाया, और अंततः हम देखते हैं कि राजनीति जर्मनी का जो है एकीकरण हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था स्लेस्विंग और होल्स्टीन का मामला। स्लेस्विंग और होल्स्टीन ये जर्मनी और डेनमार्क के बीच का जगह था, और ये प्रशा का क्षेत्र, जर्मनी का क्षेत्र था। लेकिन चूंकि डेनमार्क के नजदीक था, तो बहुत दिन से इस पर डेनमार्क ही अपने कब्जे में करके रखा था। लेकिन यहाँ पर शासन ऑस्टेनबर्ग का चलता था। अब बीच बीच में यहाँ के लोग, जिसमें डेन भी थे, डेन जाति के लोग, डेनमार्क के लोग थे, और ऑस्ट्रिया के प्रशा के भी लोग थे। बीच बीच में इन लोग में राष्ट्रीयता की भावना उभरते रहती थी, बीच बीच में ये विद्रोह करते रहते थे। प्रशा के द्वारा भी इसको बीच बीच में भड़काया जाता था। इस तरह से बहुत दिन तक चलता रहा। डेनमार्क चाहता था कि इसे हम अपने अंदर कर लें, प्रशा चाहता था इसे हम अपने अंदर ले लें, और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि प्रशा के हाथ में ये चला जाए। तो इस तरह से बहुत दिनों से उठापटक की स्थिति चल रही थी। अंततः हम देखते हैं कि 1863 में डेनमार्क में नया राजा बना, क्रिश्चियन नाउम। उसने क्या किया, दोनों राज्यों को अपने में मिला लिया। ऐसे में अब प्रशा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर के ये बात किया कि ये कैसे हो सकता है, डेनमार्क क्यों मिला लेगा इसे, ये तो डेन जाति, ये हमारे प्रशा का ये क्षेत्र है। तो इस तरह से अब इसको संसद, जो फ्रैंकफर्ट संसद है, या जो वो फेडरल डाइट है, वहां पे मामला को ले जाना था। बिस्मार्क ने कूटनीति का परिचय दिया, बोला कि वहां क्यों ले जाते हैं इस मामला को, ये तो राष्ट्रीयता का मामला है ना, इसे वहां ले जाइएगा तो और लोगों में और देश में राष्ट्रीयता की भावना उभरेगी, इसलिए इस मामला को वहां मत ले जाइए, हम लोग मिलकर के आपस में इसको तय कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं। डेनमार्क को दिया गया धमकी। डेनमार्क उसकी जो उसको दिया टारगेट वो पूरा नहीं कर सका, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, और इस तरह से डेनमार्क बेचारा डर करके छोड़ दिया, ये स्लेस्विंग और होल्स्टीन दोनों जगह छोड़ दिया कि आप लोगों को जो करना है कीजिए। और ऑस्टेनबर्ग जो था उसको भी भगा दिया, जो वहां पे शासक, जो ड्यूक ऑफ ऑस्टेनबर्ग जो वहां पे राज करता था, उसे भगा दिया। अब क्या किया जाए,
बिस्मार्क ने बहुत चालाकी से कहा कि चलिए हम लोग तब तक समझौता कर लें, जब तक इस पर कुछ फाइनल हम लोग विचार नहीं करते हैं तब तक हम लोग एक समझौता कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत 1865 ईस्वी में गैस्टिन की संधि, गैस्टिन कन्वेंशन हो गया और इसके तहत होल्स्टीन जो है वह ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, सिल्सविंग जो है वो रशिया के पास रहा। लेकिन होल्स्टीन बहुत दूर था, इसकी देखरेख करना ऑस्ट्रिया की बस की बात नहीं थी और उसे लगता था कि यह बहुत चालाकी किया, बिस्मार्क खुद स्लेस्विंग ले लिया और हमको ये दे दिया, हमको इससे क्या फायदा। ये कहने लगा, होल्स्टीन कहने लगा कि ड्यूक ऑफ ऑस्टेनबर्ग जो था उसको भड़काने लगा कि तुम बोलो कि ये इस पे हम राज करेंगे, और उसका समर्थन भी करना है कि ये जो जगह है होल्स्टीन या ड्यूक ऑफ ऑस्टेनबर्ग को दे दिया जाए। इस बात के लिए रशिया को गुस्सा आ गया, बिस्मार्क को गुस्सा आ गया कि भाई जब गैस्टिन का समझौता हो गया तो फिर क्यों ये बीच में काम कर रहे हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में टकराव की स्थिति आ गई। ऑस्ट्रिया चूंकि बहुत मजबूत था, वहां जितने भी संघ थे उसमें उसकी चलती थी। उसने कहा कि देखो रशिया तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। रशिया भी बहुत अपने आप को कम नहीं समझता था। वो होल्स्टीन चला गया, वहां जाके जितने भी ऑस्ट्रिया के सैनिक थे उसको खदेड़ के भगा दिया, मार दिया। ऑस्ट्रिया को बहुत गुस्सा आया, बोला कि ये तो रशिया बहुत गलत कर रहा है, सबको आओ हमारे साथ इससे लड़ो। लेकिन संसद को भंग कर दिया गया और ऑस्ट्रिया जो मैंने वो भौंकता रह गया, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और इस बात को लेकर दोनों में युद्ध छिड़ गया और इसे ही हम कौन सा युद्ध कहते हैं? ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध। ये ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध यानी ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध, यह हुआ 1866 में। और इस युद्ध में नेपोलियन ने बड़ी ही कूटनीतिज्ञता से काम किया। सबसे पहले उसने क्या किया? रूस के राजा को बोला कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। रूस भी मान गया। क्यों मान गया? क्योंकि पोलैंड में जब राष्ट्रीयता के लिए पोलैंड के लोग विद्रोह कर रहे थे, उस समय इंग्लैंड, फ्रांस सभी लोग पोलैंड के साथ थे, जबकि बिस्मार्क जार के साथ था और पोलैंड के जो विद्रोह है उसको दबाने में, उसको समर्थन करने वाले में था। तो जार तो खुश होगा बिस्मार्क से कि इसने मेरा साथ दिया था। वो बोला ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा इस युद्ध में। अब फ्रांस के पास आया। फ्रांस को बोला गया कि देखिए सिल्सविंग और होल्स्टीन हम अपने में मिलाएंगे, आप इसमें मेरा साथ दीजिएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया जो है सो आपका तो विरोधी है, आप तो फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस है भाई, आपका हर बात को जो है ये वियना, ये मेटरनिक सब ये किया था, कितनी इज्जत की बात है, बेइज्जती की बात है। तो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए आप चुपचाप से बैठिएगा। फ्रांस भी समझ गया ठीक है, ठीक ही बोल रहा है, सही बात है, ऑस्ट्रिया ने मेरा बड़ा अपमान किया है। और तीसरी बात कि अगर आप चुपचाप से बैठे रहिएगा तो जब हम जीत जाएंगे ना तो आपको जर्मनी का कुछ भाग आपको देंगे। बहुत अच्छी बात है, फ्रांस एकदम शांत होकर बैठ गया। अब बिस्मार्क को क्या करना था? इटली जाना था। इटली में एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, उसका 2 भाग अभी तक नहीं मिला था, एक वेनेसिया, एक रोम। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अंदर था। इटली को कहा गया तुम मेरी मदद करो, हम जीत जाएंगे तो वो वेनेसिया जो है वो तुमको दिला देंगे। हुआ कि हाँ ठीक है। और इस तरह से यह युद्ध हुआ। यह 7 सप्ताह का युद्ध था, मात्र 7 सप्ताह में इसका निर्णय हो गया। ऑस्ट्रिया का युद्ध एक बार हुआ, लीसा का युद्ध हुआ और सेडोवा का युद्ध हुआ। इन तीनों युद्धों में ऑस्ट्रिया की भयंकर पराजय हुई। खासकर सेडोवा के युद्ध में बहुत बुरी तरह से ऑस्ट्रिया हार गया। ऐसी स्थिति थी कि प्रशा वियना तक में अपना कब्जा कर लेता, वहां तक वो जीत जाता, लेकिन उसे कंट्रोल किया कि नहीं, इतना जरूरत नहीं है भाई, हमको जितना जरूरत है उतना ही हम युद्ध करेंगे, उतना ही जीतेंगे, उतना ही तक उसे भगाएंगे, हमको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वो भी उसमें कूटनीति थी, तुरंत उसने संधि कर ली। क्यों? उसे लगा कि अगर
ज्यादा देर किया मैं युद्ध करने में और आगे तक बढ़ा तो कहीं फ्रांस को ये ना बुला ले, और फ्रांस को अगर बुला लेगा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इस तरह से तुरंत उसने संधि कर ली, प्राग की संधि कर ली, और इस संधि के द्वारा हम देखते हैं स्विंग और होल्स्टीन उसके पास चला गया, वेनेसिया जो है मिल गया उसे, इटली को मिल गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस तरह से एक बहुत बड़ी विजय उसके हाथ में लग गई, और उत्तरी क्षेत्र का जितना भाग था वह सब प्रशा के अंदर आ गया। बहुत सारा क्षेत्र जो भाग था वह इसके साथ युद्ध कर रहा था, ऑस्ट्रिया के साथ, हैनोवर, नाशो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो उसके साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में वो प्रशा के साथ हो गए। और हम देखते हैं इस युद्ध के बाद उत्तरी जर्मनी जो है वो एक हो गया। बहुत बड़ी बात हुई, बहुत अच्छा हुआ। इसमें जो है बहुत इसका कूटनीति का महत्व रहा। ऑस्ट्रिया का बहिष्कार करने के लिए फ्रांस से उसने मित्रता की, रूस की जात से मित्रता की, और जितने जर्मन शासक थे उनको सबको जो है किनारे कर दिया। ऑस्ट्रिया को जो है एकदम से किनारे करके सबको लेकर के वो चल दिया। अब इसके बाद आता था फ्रेंको पर्शियन युद्ध। फ्रेंको पर्शियन युद्ध क्या था? फ्रांस और प्रशा का युद्ध। जब युद्ध हो गया, ये सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध हुआ और प्राग की संधि हो गई। इसमें हम क्या देखते हैं? फ्रांस चुपचाप से बैठा रह गया, युद्ध भी हो गया, संधि भी हो गई, फ्रांस को का तो कुछ गाल ही नहीं रहा। तो बड़ा माने बेइज्जती वाली बात थी। फ्रांस को लग रहा था कि भाई मेरा तो महत्व ही खत्म हो गया, इसके लिए प्रशा जिम्मेवार है, प्रशा हमको बहला करके ऐसा किया है। दूसरी बात, फ्रांस इस बात से भी डर रहा था कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, प्रशा तो बहुत ही पावरफुल होते जा रहा है, ऐसा नहीं कि जर्मनी एक मजबूत राज्य मेरे बगल में बन जाए, मेरे लिए खतरा हो जाएगा। तो अब प्रशा को हराना और जर्मनी को ऐसे ही टूटा फूटा कमजोर रखना उसका उद्देश्य हो गया, और इस उद्देश्य से वह लड़ने के लिए देखने लगा, रास्ता ढूंढने लगा। दूसरी बात यह है कि नेपोलियन थर्ड के समय, उस समय तक जब हम बात करें 1870 के लगभग की, तो फ्रांस की आंतरिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। राजा ने ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए, जनता का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए एक युद्ध को बुला दिया। चलो युद्ध करने हम लोग को प्रशा से लड़ना है, प्रशा जो है सो हमारे बगल में मजबूत राष्ट्र बन करके आ जाएगा तो हम लोग को खतरा हो जाएगा। ऐसी बात करके वहां की जनता का दिमाग दूसरे तरफ मोड़ दिया। तीसरी बात कि मैक्सिको संकट, झूठ मूठ का मैक्सिको में जाकर के वहां पे टांग अड़ा दिया, और उस समय अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था। ऐसी घटनाएं घटी जिसमें फ्रांस के राजा को दोषी माना गया। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस जो है अपने आप को सही दिखाने के लिए या अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो तात्कालिक कारण, यह कहेंगे कि स्पेन में रानी थी इसाबेला, जो बोर्बो वंश की थी। इसे हटा दिया गया और इसके जगह पर लियोपोल्ड को बैठा दिया गया। लियोपोल्ड जो था वह प्रशा का रिश्तेदार था, प्रशा के शासक का रिश्तेदार था। यह बात पता चला फ्रांस के राजा को, नेपोलियन तृतीय, उसको बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरे राजा को हटा करके तुम अपने रिश्तेदार को यहाँ बैठा दिए हो, और इस बात के लिए वहां पे हंगामा हो गया। ऐसी स्थिति में लियोपोल्ड भाग गया, गद्दी छोड़ के, नहीं भैया मुझे ऐसे गद्दी में नहीं बैठना है। अब नेपोलियन बोनापार्ट एक राजदूत को भेजा राजा के पास, प्रशा के राजा के पास, कैसर विलियम के पास। उस समय वो एम्स नाम के एक जगह पे आराम फरमा रहा था, छुट्टी बिताने गया था, अपना आराम समय बिताने गया था, क्वालिटी टाइम। वहां पे पहुंचा राजदूत, उसने कहा कि आप लिख करके दीजिए कि स्पेन में कभी भी आपका कोई रिश्तेदार या आपके वंश का कोई आदमी नहीं बैठेगा। कैसर विलियम ने लिख दिया कि ठीक है, हमारा कोई रिश्तेदार वहां नहीं बैठेगा भाई। और उसने एक तार, एक टेलीग्राम बिस्मार्क को लिखा कि मैंने ऐसा लिख दिया है। अब
बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने दूसरे दिन अखबार में निकलवाया कि फ्रांस का राजदूत गया था एम्स में मिलने के लिए। जो प्रशा के शासक है उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, उसकी बेइज्जती की। इससे जो है माने फ्रांस की बेइज्जती हुई है, राजा की बेइज्जती हुई है, इस तरह का खबर समाचार पत्र में निकल गया, जिससे फ्रांस के लोग भड़क गए, फ्रांस का राजा भड़क गया। कहने का मतलब कि बिस्मार्क ने झूठ मूठ का समाचार निकलवा करके अपने तरफ जो है मामला कर लिया, और इस बात से गुस्सा होकर के ये फ्रांस जो है 1870 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर दिया, प्रशा पर, और युद्ध हुआ। 10 महीने तक युद्ध चला। इस युद्ध में भी फ्रांस की हार पे हार हुई, क्योंकि फ्रांस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और प्रशा बहुत मजबूत हो गया था। प्रशा के पास बिस्मार्क था, बिस्मार्क के पास जो सैन्य क्षमता थी और उसका जो जोश, उसका जो विश्वास और उसकी जो रक्त और लोहे की नीति थी, जिसमें वह कहता था कि राजा के लिए तो वो मर मिटने के लिए तैयार था। साथ ही कहता था कोई बड़ी समस्या का निराकरण बैठ के बात करके बहुमत पे संसद से नहीं हो सकता है। किसी भी बड़ी समस्या का निराकरण रक्त और लोहे की नीति से ही हो सकता है। तो इस तरह उसने रक्त और लोहे की नीति अपना करके हम देखते हैं कि फ्रेंको पर्सियन युद्ध 1870 में करवा दिया, और यहां पर भी वह विजयी हो गया। इसमें भी उसने एक षड्यंत्र किया। जब इसके साथ युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रो प्रशियन के साथ, उस समय कहा था बिस्मार्क कि जब हम जीतेंगे और आप चुपचाप से बैठे रहिएगा तो फ्रांस को कुछ क्षेत्र देंगे, कुछ बावेरिया कोई क्षेत्र था, अभी याद नहीं है, तो वो सब क्षेत्र देंगे। इस बात को उसने कह दिया कि देखिए ना, ये फ्रांस का जो राजा है ये तो हमसे मांग रहा है, ये सारा क्षेत्र मांग रहा है हमसे। अब बताइए, इस बात दक्षिण क्षेत्र था वो कि सक्षानी, बावेरिया, ये सारा क्षेत्र हमको दे दो। इस बात पे जो वहां की जनता भड़क गई और वो जो है खुद प्रशा के साथ हो गई कि नहीं नहीं, हमको आपके साथ होना है, हमको फ्रांस के साथ नहीं जाना है। तो इस तरह ऑटोमेटिक ऐसा परिस्थिति बना दिया कि दक्षिण जर्मनी में जो राज्य था वह चला गया प्रशा के साथ। इसमें भी हम देखेंगे कि रूस के जार ने उसका साथ दिया। यहां हम देखेंगे ऑस्ट्रिया ने भी प्रशा का साथ दिया। क्यों? क्योंकि प्रशा से जो युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया का, उसमें ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा ने या बिस्मार्क ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। जो उस पर जुर्माना लगाया, लेकिन उसके साथ एक प्रकार का मित्रवत व्यवहार किया। ना उसने वियना पर आक्रमण किया, ना उसके साथ अपमानजनक संधि की। तो ये सब सोच करके ऑस्ट्रिया भी खुश था। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के पास और भी बहुत समस्याएं थी, तो उससे दूर रहने के लिए वह, जब इसके साथ युद्ध होने लगा फ्रांस के साथ, वह दूर ही रहा। इटली को फिर कहा गया कि चलो मेरा साथ देने के लिए, तुम्हारा जो रोम है वह पोप के अधीन है, और पोप का संरक्षक कौन है? पोप का संरक्षक फ्रांस है। तो जब तक फ्रांस को नहीं हराएगा तो पोप कैसे हारेगा, और पोप नहीं हारेगा तो रोम तुम्हारा कैसे होगा। इसके तहत उसने इटली को भी मिला लिया, और इंग्लैंड वह भी तटस्थ रहा। उसे फ्रांस पे बहुत गुस्सा था। उससे पता चला था कि वह बेल्जियम पर अधिकार करना चाहता है, कि बेल्जियम स्वतंत्र रहना चाहता था। इस तरह से हम देखते हैं कि सारा देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशा का साथ दे रहा था और फ्रांस को अकेला छोड़ दिया था। इसी का परिणाम हुआ कि आखिरकार सेडोवा के ये सिडान का युद्ध था, जिसमें ये हार गया। उस सिडान का युद्ध था जिसमें फ्रांस प्रशा से हार गया, और हारने के बाद फ्रैंकफर्ट में 10 मई 1871 को संधि हो गई। और इस संधि का परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। प्रशा के नेतृत्व में उत्तर से दक्षिण एक देश बन गया। इसके साथ
साथ ही इटली का भी एकीकरण पूरा हो गया। उसका वेनेशिया और रोम जो छूटा हुआ था, रोम छूटा हुआ था, अंतर रोम भी उसमें मिल गया। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूरोप की राजनीति में प्रशा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले इस संधि के और जर्मनी के एकीकरण के। तो इसके साथ ही मैं आज का यह चैप्टर यहाँ समाप्त करती हूँ।